ये सही है। मेरा फोन है ना, तो मेरे फेस आईडी से ही खुलेगा। बायोमेट्रिक्स बेस्ट चीज़ है, सेफ है क्योंकि मेरे हैं। मेरा फोन, मेरे डिजिटल डिवाइसेस, मेरे फिंगरप्रिंट और मेरे फेस आईडी से ही खुलेंगे। ये परफेक्ट है, सेफ है। इनके साथ कोई साइबर क्राइम नहीं हो सकता। यही थॉट आपका भी है, यही मैं भी मानता था, लेकिन मेरी मानिए, हो सकता है। हाय, मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बंधन बैंक कनेक्ट, जहां हमारे इस सीजन का थीम है स्टे साइबर सेफ, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सेफ रहना इंपॉर्टेंट ही नहीं, असेंशियल भी है। एंड बंधन बैंक कनेक्ट के साथ वी आर हियर टू एंश्योर द सेम, बिकॉज बंधन बैंक बिलीव्स ट्रस्ट दैट ग्रोज, बंधन दैट स्ट्रेंथन्स। एंड आज के इस एपिसोड में हमारे साइबर एक्सपर्ट साइबर दुबे जी तो है ही हैं। उनको इनवाइट करने से पहले वी हैव विद अस बंधन बैंक के एक प्रोमिनेंट पिलर एंड कस्टोडियन, बंधन बैंक लीडरशिप से मिस्टर रतन कुमार केश, ED एंड CEO। सो वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट बंधन कनेक्ट। Good morning, Rohan. Thank you so much for having me here. Look forward to having a meaningful engagement with you on matters relating to cybercrime and what customers should do in case they are a victim of any such cybercrime. Mr. Dubey, thank you so much. I've been following your work in the space of cybercrime and related domain, and I think you've been doing a great job. Look forward to having an engagement with you today. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ऑब्वियसली हम लोग बंधन बैंक कनेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा बंधन बैंक अपने कस्टमर्स के लिए और कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है अबाउट साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड, इफ़ यू कैन जस्ट शेयर। देखिए, ये साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और मीनेस बन चुका है हमारे कंट्री के लिए। अभी लॉट ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग मैनी वेल एजुकेटेड कस्टमर्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दी साइबर क्राइम मीनेस। अब कस्टमर को अवेयर करने के लिए हमने बहुत सारे मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ थ्रू वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स, ब्रांच डिस्प्ले, conversation with the RMs, conversation with the call center executive, various modes हम कस्टमर को बता रहे कि आप केयरफुल रहिए, आपका अकाउंट एंड अकाउंट क्रेडेंशियल्स, आपका ओन पर्सनल डेमोग्राफिक्स एंड क्रेडेंशियल को सेफ रखिए, आपका पिन पासवर्ड कभी बैंक नहीं पूछता है, आप इसको सेफ रखिए और आप गुड बैंकिंग, सेफ बैंकिंग प्रैक्टिस को फॉलो करिए। क्योंकि ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फ्रॉडस्टर कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट को, कोई एक पर्टिकुलर तरीका अपना के फ्रॉडस्टर कस्टमर को फ्रॉड कर लेते हैं और आपको जब पता चलता है तब तक थोड़ा लेट हो चुका है। बट जितना जल्दी आपको पता चले, टाइम इज़ ऑफ एसेंस, एज सुन एज यू कम टू नो, आप इमीडिएटली आपके बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करिए, कॉल करके आपके अकाउंट को ब्लॉक कराइए। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सारे चैनल ब्लॉक कर दिए। चैनल का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप सारे चैनल को ब्लॉक करा दीजिए। आपका अकाउंट में पैसा सेफ रहेगा। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोई भी टाइम पे अपने ब्रांच में जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए, क्रेडेंशियल दीजिए, अकाउंट को ओपन करके फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक मैं सजेस्ट करूँगा कि आज के दिन में विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रॉडस्टर्स आर ऑल्सो अहेड ऑफ टाइम। दे आर यूजिंग डीप फेक, दे आर यूजिंग बायोमेट्रिक्स एट्सेट्रा टू डू फ्रॉड। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपका फ़ोन पे, मोस्ट ऑफ द फ़ोन, स्मार्टफोन में आज के दिन में है बायोमेट्रिक, तो आप अपना फेशियल बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट के थ्रू आपने क्रेडेंशियल यूज़ करिए फ़ोन को, ताकि वो सेफ़ रहे। और व्हाट्सएप के थ्रू जो भी APK डाउनलोड करते हैं आप, वो कभी ना करिए। आपको अगर कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आप भले ही आप प्ले स्टोर में जाइए या ऐप स्टोर में जाइए, जाके वहाँ से डाउनलोड करिए। किसी ने हो सकते कि बैंक मैनेजर का फ़ोटो लगा के, क्योंकि फ़ोटो तो सबका सोशल मीडिया में मिलता है आजकल, वो फ़ोटो लगा के आपको व्हाट्सएप में कॉल करके बोलेंगे कि आपका अकाउंट में कुछ बेटर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं या आपका KYC में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये सब फेक कॉल है। ये ज़रूरत नहीं है ऐसे कॉल करके। फिर आपको एक लिंक भेजेगा, आप वो लिंक को अपने डाउनलोड करेंगे, फिर उसके थ्रू आपका फ़ोन पूरा हैक हो चुका है। तो कभी भी फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अगर ऐसा होगा तो आप APK डाउनलोड मत करिए। आपका डाउनलोड करना है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए। डेफिनेटली सर। लेकिन सर, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी कस्टमर के साथ एक अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाता है, तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? आपका अगर फ्रॉड हो चुका है, इमीडिएटली 1930 जो गवर्नमेंट का साइबर क्राइम सेल है, आई रिपीट 1930 साइबर क्राइम सेल में आप कॉल करिए। कॉल करके आपका कंप्लेन दर्ज करिए।
टाइम इज़ ऑफ एसेंस। जितना जल्दी आप साइबर क्राइम सेल में इंटीमेट दे पाएंगे, जितना जल्दी आपका अकाउंट को ब्लॉक करवाएंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। क्योंकि फ्रॉडस्टर पैसा ट्रांसफ़र करके तुरंत उसको जगह जगह पे ट्रांसफ़र कर लेते। तो आप उसको बहुत जल्दी कॉल करिए, www.cybercrime.gov.in में आप कंप्लेन दर्ज करिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्रेडेंशियल्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो चक्षु पोर्टल में sancharsati.gov.in में जाके आपने कंप्लेन करिए, जिसके थ्रू आपको KYC रिलेटेड, आपका डीप फेक या आपका कोई भी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फ्रॉड अटेम्प्ट करके आपका डॉक्यूमेंट या डेटा आपको चोरी कर सकते हैं। आप इमीडिएटली इनमें इंटीमेट करिए और सामने जो भी पुलिस स्टेशन में जाइए। अगर आपका साइबर क्राइम अगर डिपार्टमेंट है आपके आजू बाजू में, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन करिए, तो वहाँ से बैंक के पास इंटीमेशन आएगा और रेस्पेक्टिव बैंक्स जल्दी आपका पैसा को ब्लॉक करके आपको वापस प्रोसीजर के थ्रू आपको रिटर्न कराने का कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच रतन सर। एंड आई थिंक रतन सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किया, बायोमेट्रिक टेम्परिंग का। और इसके बारे में और समझने के लिए वी हैव आवर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर। सर वेलकम टू द शो। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हम डिटेल में समझ सकें, क्योंकि मेरी नॉलेज में और आई थिंक जितने लोग देख रहे हैं उनकी नॉलेज में सबसे सेफेस्ट वे टू कीप योर क्रेडेंशियल्स, टू कीप योर बैंकिंग एप्स, टू कीप योर फोन सेफ इज़ योर बायोमेट्रिक। बट अब समझ में आ रहा है कि इसमें भी खतरा है, तो इसके बारे में समझना चाहेंगे। और नहीं, बिल्कुल ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ब्लाइंडली जब ट्रस्ट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी पर और अचानक से कोई वल्नरेबिलिटी आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। राइट। तो हमें रिस्क पता होना चाहिए और उसको कैसे मिटिगेट करना है वो भी हमें सीखना चाहिए। सर सीधा टॉपिक पर आते हैं। बायोमेट्रिक्स जिसकी हम बात करते हैं, जो सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी मैं मानता हूँ। पहले तो पिन कोड होता है, पिन कोड कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। बट बायोमेट्रिक तो आपका पर्सनल है, तो उसको क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बट बड़ा सवाल ये है कि क्या बायोमेट्रिक्स सेफ हैं? देखिए, बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स भी क्लोन किए जा सकते हैं। ओके। तो वो चांसेस हमेशा रहते हैं कि मिसयूज़ हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं। एक कोई तरीका अकेला नहीं होता जिससे आप ऑथेंटिकेट किए जाएं। मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ होते हैं, पिन भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगा, फेशियल भी होगा, तो उससे जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ये चांसेस बने रहना हमेशा संभव होता है। जैसे आप जो पिक्चर लेते हो और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, और कई बार लोग पिक्चर में ऐसे कर देते हैं, तो वो जो पिक्चर का रेजोल्यूशन है वो आपके फिंगरप्रिंट भी कैप्चर कर लेता है और उससे भी कुछ हद तक फिंगरप्रिंट निकाल कर क्लोन करके फ़ोन अनलॉक कराया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, जिसमें लोग हाउ टू क्लोन फिंगरप्रिंट करके पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आप ऐसे क्लोन कीजिए और क्या क्या तरीके हैं। एक फ्रॉड होता था इंडिया में, AEPS फ्रॉड करके, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता था कि सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि जो पॉस टर्मिनल होते हैं उसमें आप फिंगरप्रिंट और आधार नंबर के थ्रू पैसा विड्रॉल कर सकते हो। लिमिटेड विड्रॉल होता था लेकिन पॉसिबल था। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बैंक में AEPS फैसिलिटी इनेबल कर दी गई कि भाई किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब आप शायद कभी AEPS यूज़ ही ना करें, क्योंकि वो फैसिलिटी थी नॉर्मली रूरल एरियाज़ के लिए या ऐसे जगह जहाँ पर ATM नहीं है, तो लोग जाएंगे और वो उनका आधार लेंगे और फिंगरप्रिंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने बाकी लोग जो लोग AEPS कभी यूज़ कर ही नहीं रहे, उनके फिंगरप्रिंट क्लोन करके AEPS सिस्टम से पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर ये जब प्रकाश में आई चीज़, न्यूज़ में आई, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो फिर कई सारे प्रोविजंस चेंज किए गए। तो जैसे अभी उन्होंने बैंक्स में जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल कर दिया सबका, ताकि जिसको ये फैसिलिटी लेनी है उसको इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ये होगा। और भी जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स है उसको टाइट किया गया। तो ये लूप होल्स रहते हैं सिस्टम में। आप जब अपना फेशियल रिकग्निशन भी देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका फेशियल डेटा एज इट इज़ जाता है, आपके कुछ पैरामीटर्स कैप्चर किए जाते हैं, उस पैरामीटर के बेस पर मैपिंग होती है जो स्टोर्ड ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम है उससे, और उसके बेस पर ऑथेंटिकेशन होता है। राइट। लेकिन ये चांसेस हमेशा हैं कि यदि आपका फेस मुझे मिल जाए और मैं वो पैरामीटर्स के बेस पर बाईपास करके ऑथेंटिकेशन करा सकूं, तो ये इस वजह से रिस्क हमेशा रहते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई कर ले, इतना आसान भी नहीं, मतलब आप इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हर कोई इतनी इजीली कर लेगा। उसके लिए जो प्रोविजंस अभी एल्गोरिथम्स में भी आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते चले गए। पहले बहुत इजी होता था, अभी स्ट्रांग और हो गए हैं। जैसे हमेशा लोग मेरे से सवाल करते हैं, सर DigiYatra सेफ है क्या?
तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डीजी यात्रा में भी आपका फेस कैप्चर करके स्टोर नहीं किया जाता है। राइट। जब आप वहाँ जाते हो तो आपके सिर्फ पैरामीटर स्कैन होते हैं और उसके बेस पर जो वो हैश वैल्यू स्टोर्ड है आपकी फेस की उससे मैच करा के देखा जाता है। ओके। तो ऐसे नहीं कि वो डेटा लीक हो जाएगा तो कोई नुकसान होगा, एंड दैट इज समथिंग विच इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एंड सेफ। राइट। इसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम में भी होता है। जब आप बैंकिंग सिस्टम में फिंगरप्रिंट दे रहे हैं तो फिंगरप्रिंट नहीं स्टोर होता, उसके लिए एक थर्ड पार्टी SDK यूज़ होता है जो उसको कन्वर्ट करता है सिग्नेचर में और सिग्नेचर से मैच होता है। ओके। तो ऐसे नहीं कि आपका फिंगरप्रिंट लीक हो जाएगा, वो चांसेस नहीं होते। बट क्योंकि आपने बैंकिंग ऐप्स की बात करी तो आज के टाइम पे बैंकिंग ऐप्स जो हैं वो पासवर्ड के साथ साथ आपके फेस आईडीज़ को भी यूज़ कर रही है। बिल्कुल। सो आप ये मान लीजिए मेरा चेहरा, जिसमें आपने स्पेसिफिकली बात करी पैरामीटर्स की, वो पैरामीटर्स ही अब डिपेंड करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा उससे। बिल्कुल। सो अगर मैं फेस आईडीज़ को ही टेम्पर कर लूँ तो मैं तो किसी के बैंक अकाउंट में भी घुस सकता हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ अकेला फेस से नहीं घुस पाएंगे, उसके बाद 1-2 पैरामीटर और होंगे। ओके। नॉर्मली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, पिन तो आपसे मांगा ही जाएगा, लेकिन फेस कैन बी वन ऑफ द एंट्री पॉइंट। और उसमें जैसे कि पहले क्या होता था कि स्टैटिक फेस यदि है किसी का, जैसे आपकी पिक्चर ले लो, और कुछ फ़ोन ऐसे आए थे जिसमें कि उस पिक्चर को दिखा के भी अनलॉक हो जाता था, तो उसके बाद वो इम्प्रूव हुआ। अब उसमें मूवमेंट चाहिए होता है, जब तक मूवमेंट नहीं होगा या आइज़ ब्लिंक नहीं है तो वो नहीं कैप्चर करता है। उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी वो 3D शेप कैप्चर करके उसके हिसाब से निकालता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। तो अभी से वो कंटूर पर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब लोग कहते हैं हो सकता है कल के दिन मैं आपका 3D फेस ही जनरेट कर लूँ, क्योंकि वो जो 3D प्रिंटर्स हैं या जो होलोग्राफिक इमेजेस हैं, और उसके बाद करूँ। लेकिन अभी तक चूँकि उस तरह के ट्रायल हुए नहीं हैं और ऐसा कोई सक्सेसफुल हैक हुआ नहीं है, तो अभी तक तो वो सेफ है। आगे के लिए वी कैन डेफिनेटली हैव, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीपल फैक्टर होते हैं। राइट। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ कभी भी नहीं होती, इसलिए हम मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर देते हैं कि अब मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक आदमी हर एक लेयर क्रैक करके अंदर घुस जाए। सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कॉर्पोरेट जो भी एम्प्लॉय है उसके ऑफिसेज में बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो बायोमेट्रिक डेटा भी सेल आउट होता है? क्या वो भी यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स ये इस तरह के क्राइम करने के लिए? क्या उसमें भी रिस्क है? इधर डेटा लीक होता है तो डेफिनेटली सेल आउट भी होता है, बिकता भी है। और डेटा लीक कई बार होता है, यू आर राइट। जैसे कई बार इस तरह के बायोमेट्रिक सिस्टम है जो आपके बायोमेट्रिक फुटप्रिंट को एज इट इज़ सेव करके रखते हैं। राइट। बहुत सारी बायोमेट्रिक मशीन आती थी, अभी उसमें वो पुरानी एल्गोरिथम ही चल रही है, और वो डेटा यदि लीक हो जाए तो डेफिनेटली मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका एग्जैक्टली फिंगरप्रिंट है, वो हैश वैल्यू नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, इट इज़ एक्चुअल फिंगरप्रिंट। तो रिस्क बढ़ जाता है। और कई सारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में वो वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो सिस्टम यूज़ कहाँ हो रहा है। यदि वो सिस्टम इस ऐसी जगह पर यूज़ हो रहा है जहाँ पर बाकी प्रोसेसेस इंटैक्ट नहीं है, प्रोसेस का मतलब है कि आप एक सर्वर यूज़ कर रहे हैं जी, और सर्वर की सिक्योरिटी ही नहीं है, तो फिर आपके लिए भी वो रिस्क है। तो उसी तरीके से जितने भी इस तरह के सिस्टम है, जैसे CCTV है, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे, अब आपकी भी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है यदि वो CCTV हैक हो जाए, वो चांसेस तो रहते हैं। या आप रोड पर ही चल रहे हैं या किसी जगह घूमने गए हैं और वहाँ से आपका डेटा लीक हो गया बिकॉज कैमरे ने देख लिया, ये चांसेस हमेशा रहते हैं। इसलिए जो सिस्टम जो डेटा स्टोर करते हैं उनको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है। तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि उनको एक तो DPTP बिल, हमारा डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, उनको रेगुलरली ऑडिट करना पड़ेगा, और यदि कोई डेटा ब्रीच होता है तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सर ये जो फ़ोन हमारा है ना, अगर इसको हम गौर से देखें तो इसके स्क्रीन के बीचों बीच मेरे पूरे अंगूठे के निशान मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये खुलता वैसे है। सो क्या इस अंगूठे के निशान को कोई यूज़ करके मेरा फ़ोन अनलॉक कर सकता है? पॉसिबल है? चांसेस हैं, इसके भी चांसेस हैं। कैसे बचें? देखिए, ऐसा इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे मैं क्लीन करके हमेशा रखिए, घिस लीजिए, क्योंकि देखिए इतना आसान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं। मैं उसको डिस्कार्ड इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हम फिंगरप्रिंट ग्लास से, हम वॉल से लेते ही हैं। और ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ, इसमें तो जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था ना, जहाँ आप अपना फिंगर देते हैं, वहाँ से डेटा लीक हुआ था। तो जो पेपर पर आपने अपना फिंगर दे रखा है, वहीं से लीक होकर APS सिस्टम यूज़ हुआ और पैसे विड्रॉल हुए। तो ये चांसेस हमेशा कुछ % रहेंगे।
और इस वजह से हमें अपना बायोमेट्रिक एक्सपोजर बहुत मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। राइट। ये एक बहुत बड़ी जो सजेशन है मेरी यहाँ पर। कई सारे ऐसे फ्रॉड हैं जो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आपके बायोमेट्रिक फुटप्रिंट वहाँ होते हैं और जिसको डिस्कार्ड नहीं कर पाता आदमी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राइट। कोई और होगा, आप ही होगे, आप ही के फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को मिनिमाइज़ कीजिए। पहले होता था वसीयत पे ऐसे किसी की उंगली लगा के स्टैम्प मार दिया, अभी भी होता है लेकिन अब और आसान तरीके आ गए हैं जैसे आप बता रहे हैं। अभी बायोमेट्रिक ज़्यादा हो गया है क्योंकि वहाँ पर भी जो डिजिटल स्कैनर है Right. वो यूज़ होगा। राइट। लेकिन डिजिटल स्कैनर के साथ साथ वो स्याही वाला प्रिंट तो लेते ही हैं। आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो स्याही वाला प्रिंट तो होगा ही। राइट। तो वो चांसेस अभी भी कुछ परसेंटेज हैं। सर क्योंकि आपने मुझे बताया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं अगर आप बायोमेट्रिक सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं? सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जहाँ पे भी अपना बायोमेट्रिक डेटा दे रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जहाँ अपना बायोमेट्रिक डेटा दे देते हैं। फेस तो आप हर जगह दे देते हो, विच इटसेल्फ इज़ अ रिस्क। फिंगरप्रिंट भले ही आप लिमिटेड जगह पर देते हो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं और वहाँ पर कोई बैंकिंग ऐप है, वहाँ पर आप बायोमेट्रिक API के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, दैट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल। बट यदि और कहीं हर जगह आप बायोमेट्रिक डेटा दिए जा रहे हैं तो वो रिस्क है, क्योंकि वो डेटा वहाँ से लीक होकर गलत जगह पहुँच सकता है, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। और एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप की कैसे चेक करेंगे कि जहाँ पर भी आप अपना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपका पिक्चर एक्सेस कर रहा है या आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर रहा है या लोकेशन एक्सेस कर रहा है, तो वो सेफ रहेगा। हाउ डू यू नो दिस? इस चीज़ के लिए हम कभी गौर नहीं करते। तो इसके लिए हमेशा एक चेक करें। पहले तो जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, देख लें कि हमारा डेटा क्या क्या डेटा लेता है। तो आप जैसे प्ले स्टोर पर ही जाएंगे तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन सर्च करेंगे, जब आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है सी डिटेल्स करके, उस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज पर जाएगा और वहाँ पर बताएगा कि ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। हर एक एप्लीकेशन के लिए वो जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो डेटा ले क्या रहा है। अब वो डेटा कुछ ऐसा है जो सेंसिटिव है, लोकेशन ले रहा है, ठीक है, ले सकता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट ले रहा है, पिक्चर्स ले रहा है, आपके ईमेल्स भी पढ़ रहा है, OTPs सारे पढ़ रहा है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स भी ले रहा है, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी ले रहा है। आप स्क्रॉल करेंगे तो कई बार एप्लीकेशंस आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रिलीजियस इंटेंट तक ले लेते हैं, आपको दिखेगा उसमें। अब आपको ये, जब तक आप जानेंगे नहीं कि ये डेटा जा रहा है, आप उसके प्रति कॉन्शियस ही नहीं होंगे। नाउ यू नो, तो यू कैन डिसेबल मैनी ऑफ दीज थिंग्स, और यू कैन Manually आप कर सकते हैं। आप सेलेक्टिवली उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि मुझे कैमरे का एक्सेस नहीं देना है, मुझे OTP नहीं पढ़ने देना है, मुझे हर एक एप्लीकेशन को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं देनी है, तो फिर आप सेफ हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी एप्लीकेशंस का कोई अचानक करके दे दे, तो मैं एक ऐप रिकमेंड कर सकता हूँ यहाँ पर। बताइए। एक मोबी आर्मर करके एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इस पर आप 5-6 चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पहला, कोई QR कोड जैसे स्कैन कर रहे हैं और आपको डाउट है कि सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि आजकल QR कोड बेस्ड फ्रॉड बहुत हो रहा है। राइट। आपको फ्री वाईफाई का QR कोड लगा देंगे और स्कैन करोगे और आपके पैसे चले जाएंगे। या आपके पार्किंग लॉट पे QR कोड बदल दिया। मैंने एक जगह देखा था सर, वहाँ पे लिखा था कि हेल्प द नीडी, डोनेट करें 100 रुपये, लगा के छोड़ा हुआ था। वो किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहा है। एग्जैक्टली वो Needy तक तो अभी पहुंचा यूके नहीं में कुछ। हुआ, यूके में अभी बेल्जियम में हुआ, बिहार में एक वेंडर जो अपना ठेला बेचारा लगाता था उसका QR कोड किसी ने बदल लिया। तो आप मोबी आर्मर के थ्रू एक बार स्कैन करेंगे तो बता देगा कि क्लोन तो नहीं है, सेफ है, अनसेफ है, और उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं। इसी तरह कोई लिंक आपको आ जाता है या आप गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे सिंगापुर में क्रूज़ बुक करना है, हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ के लिए, या कोई होटल बुक करना है। आप गूगल सर्च करते हो, जो लिंक आती है उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। आपको कैसे पता है ये लिंक क्लोन लिंक नहीं है, राइट, ये फ्रॉड लिंक नहीं है? आपको कई बार SMS पे भी आ जाते हैं कि RTO का चालान है और आप पे कर देते हो। आपको कैसे पता ये ऑथेंटिक है? क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो आप चेक ही नहीं कर रहे हो, और कई बार वो बिटली लिंक भी होते हैं, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आप उस लिंक को स्कैन करें मोबी आर्मर के थ्रू, वो बता देगा क्लियरली कि ये लिंक कहाँ होस्टेड है, चाइना में, टर्की में, ईरान में, इराक में, जहाँ पे भी, कितनी पुरानी है, ये फ्रॉड की तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है, पैसा चुराने तो नहीं आई, या कुछ इंस्टॉल करने तो नहीं आई। देन यू कैन टेक ए कॉल। सिमिलरली जितनी ऐप आपने फ़ोन में इंस्टॉल की है वो सारी ऐप स्कैन करके आपको उसकी रेटिंग देगा कि ऐप आपका क्या क्या डेटा लेती है और उसके बेस पे इसकी रेटिंग क्या है। यदि कुछ ऐसा डेटा जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है तो वो रेड ही कर देगी आपको कि रिस्की ऐप है, उसको तो आप अनइंस्टॉल कर दें। फिर ऐसी ऐप है जिससे फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं हो सकता पर रेपुटेशनल डैमेज का इशू है,
तो उसको वो ऑरेंज करके चलेगा, और जो एब्सोल्यूट सेफ है उनको वो ग्रीन कर देगा। सर आई थिंक आपने ये जो बात बोली ना, सबको बैठ के चेक करना चाहिए अपने फ़ोन में ऐप। 20 to 30% ऐप्स ऐसी मिल जाएंगी जिसमें चीज़ें हो रही होंगी और हमने कभी ध्यान में नहीं दिया कि हम तो जाते सीधा इंस्टॉल में दबाते हैं बटन और अपना फ्री हो जाते हैं। उससे इनफैक्ट अलाउ ऑल कर देते हैं। हाँ, अलाउ ऑल कोई भी अब तो ओएस मांगता है आपसे परमिशन हर चीज़ के लिए। यस, लेकिन आप उसको भी बढ़ते ही नहीं है, मतलब इससे पहले कि वो परमिशन आए आप अलाउ पहले कर देते हैं। कोई रोक टोक नहीं चाहिए, सब देते चलो। बट आई थिंक ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई आपके पास अगर स्टोरी हो बायोमेट्रिक या स्पेशली फेस या फिंगरप्रिंट स्कैन से रिलेटेड, तो इफ़ यू कैन शेयर। देखो यही एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रॉड बताया, और ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि एक व्यक्ति था बेंगलोर में और उसके अकाउंट से पैसे निकले, और चूंकि वो बेंगलोर में था और जो पैसे निकले थे वो APS सिस्टम से निकले थे और वो कहीं राजस्थान में यूज़ हुआ था, तो ये तो क्लियर था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। राइट। APS सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो वो ध्यान भी नहीं दे पाते कि यार ये कैसे विड्रॉल हो रहा है। नॉर्मली वो सोचते हैं ATM से हो रहा होगा, पर वो ATM विड्रॉल नहीं है, वो APS विड्रॉल है। तो इस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता पड़ा कि पॉस टर्मिनल यूज़ हुआ है। उस पॉस टर्मिनल को आइडेंटिफाई किया गया तो पता पड़ा कि नहीं, इनका फिंगरप्रिंट भी यूज़ हुआ और इनका आधार कार्ड भी यूज़ हुआ है, और इनकी लोकेशन तो वहाँ है नहीं। तो उसके बाद इवेंचुअली ये देखा गया कि इनका यदि फिंगरप्रिंट क्लोन हुआ है तो क्लोन हुआ कहाँ से, क्या गलती की गई। तो फिर उसको ट्रेस आउट बैक करते 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 इवेंचुअली हमें वो गैंग मिला जो इन्होंने एक डील की थी, कोई ज़मीन बेची थी, तो रिसेंट रजिस्ट्री की थी और वहाँ से इनका फिंगरप्रिंट क्लोन हुआ, और इनका ही नहीं हुआ, कई और लोगों के भी हुए थे। तो इसलिए वो गैंग पकड़ा गया, क्योंकि वहाँ से फिंगरप्रिंट क्लोन करके इन्हीं लोगों को टारगेट करता था कि उसमें आपका आधार भी लगता है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो ना, दोनों डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार, पैन कार्ड एंड फिंगरप्रिंट, और यही बहुत है APS यूज़ करने के लिए। राइट। तो वो तीनों डेटा वहाँ से लीक होता था और उसके बाद फिंगरप्रिंट क्लोन हो जाता था। तो फिंगरप्रिंट क्लोन करने के कई सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाते हैं जहाँ पर आप अलग अलग तरीके से उसको क्लोन कर सकते हो, फिर एक नकली फिंगर बन जाती है। आपको सीखने नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। सही, सब बैठ के आज ही सीख लेंगे क्या है। वो सिर्फ देखना है, सीखना नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों सिस्टम इम्प्रूव हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब डरने की ज़रूरत नहीं, APS सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है, और डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने कहा कि अब बैंक ने डिसेबल कर दिया APS, राइट, ताकि गलती से भी कोई ऐसा फ्रॉड ना हो। लेकिन सर अगर गलती से ऐसा फ्रॉड हो जाता है, सो किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, अगर आप वो बता सके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हो तो गया ही, अब रोक तो सकते नहीं उसे, आगे के क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसके बाद? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है 1930 जो कि हेल्पलाइन नंबर है 24/7 गृह मंत्रालय का। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है 1930 पर। उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को 48 आवर्स के लिए ब्लॉक कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। तो आप तुरंत अपने ट्रांजेक्शन ID उसको देंगे कि भाई मेरा ये पैसा गलती से चला गया है, या फ्रॉडलेंटली गया है, या मेरे संग फ्रॉड हो गया है और इस अकाउंट में गया, UPI ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी हुआ उसको बता दीजिए, वो सामने वाले अकाउंट को फ्रीज कर देगा। जैसे ही वो पैसा फ्रीज हुआ वहाँ पर 21 दिन के अंदर अपने आप पैसा वापस आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आप उसके बाद आप एक बैंक को मेल लिखेंगे, डिस्प्यूट रेज करेंगे, तो बैंक नॉर्मली जिस भी अकाउंट में पैसा गया है उसको रिक्वेस्ट भेजेगा डिस्प्यूट का, और वो जिस ओनर होगा जो बैंक अकाउंट का, उसको नोटिस भेजता है कि आप इसका रीज़न बताइए पैसा आपके अकाउंट में क्यों आया। क्रिमिनल का भी बैंक आएगा नहीं, क्योंकि वो बैंक अकाउंट क्रिमिनल के नाम पे होता ही नहीं। राइट। वो किसी म्यूल अकाउंट होता है। म्यूल अकाउंट क्या होते हैं कि किसी और का अकाउंट है जो क्रिमिनल यूज़ कर रहा है, और जिसका अकाउंट है कई बार उसको पता ही नहीं होता कि उसका अकाउंट खोला जा चुका है और कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। राइट। सो ऐसे में क्रिमिनल सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक ही सीमित रखता है, वो कभी बैंक फिजिकली जाएगा नहीं। जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो आपका पैसा अपने आप वापस आ जाता है। यदि पैसा वहाँ फ्रीज हो गया तो चांसेस पूरे हैं कि आपके पैसा वापस आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुरंत होते ही आप इसके बारे में कंप्लेंट 1930 पे कंप्लेंट करते हैं और एक बैंक को ईमेल लिख दें। आप इन पर्सन जाके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर आप ईमेल तो लिखी दें, राइट, ताकि बैंक को तुरंत इन्फॉर्म हो जाए और वो एक्शन ले सकें। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि आपने बैंक को जब इन्फॉर्म किया या जब 1930 पर कॉल किया, पैसा निकल चुका था। राइट। और अब इसमें 2 केसेस बनते हैं। RBI की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि यदि 3 दिन के अंदर आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे तो बैंक इज़ लायबल टू पे यू एवरीथिंग। पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि लायबिलिटी उसी की होगी जिसकी गलती है। अब यदि आप अपनी गलती से ही पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो क्योंकि आप कन्विंस्ड हो, तो फिर बैंक की लायबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे केसेस में 99-90% केसेस में तो विक्टिम ही गलती कर रहा होता है, तो इसलिए उसका पैसा बैंक से वापस नहीं मिल सकता। या तो क्रिमिनल पकड़ा जाए और वहाँ से पैसा आए,
बैंक की लायबिलिटी नहीं है यहाँ पर। लेकिन बैंक की लायबिलिटी है कब? यदि आपकी गलती नहीं है, जैसे कि मेरा कार्ड क्लोन हो गया, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, या मेरा एटीएम से पैसा निकल गया, मैं नहीं कहता, ये मेरी कोई गलती नहीं, या मेरा क्रेडिट कार्ड से यूएस में खरीदारी हो गई, थाईलैंड में खरीदारी हो गई, अब मेरी कोई गलती, मैं तो यहाँ था। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब आपकी गलती नहीं होती, लेकिन सिचुएशन इस वजह से क्योंकि कार्ड क्लोन हो जाते हैं, आपका एटीएम मेल फंक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस, ऐसे में बैंक पूरी तरह से लायबल होता है और बैंक पैसा देता भी है। तीसरी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी गलती थी और पैसा चला गया और आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्रयास करके क्रिमिनल पकड़ेगी, जब वो पुलिस क्रिमिनल पकड़ने जाएगी तो उसमें 3 चीज़ें चेक करती है कि बैंक अकाउंट किसके नाम पर है, वो क्रिमिनल के नाम पे नहीं होता, सिम कार्ड किसके नाम पे, वो क्रिमिनल के नाम पे नहीं होता, फ़ोन किसका है, वो क्रिमिनल का नहीं होता, वो भी चोरी का ही होता है। जब तीनों चीज़ें क्रिमिनल की हैं ही नहीं और मैं उसको उठा भी ले आया, तो मैं कोर्ट्स में कैसे प्रूव करूं कि इसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया? सही बात है। और पैसा उसके पास मिला नहीं है, क्योंकि पैसा तो कैश विड्रॉल हो गया या बाहर चला गया, ऐसे ही होता। तो ये सिचुएशन चूंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए लोग जब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पुलिस ने पकड़ भी लिया, अरेस्ट भी कर लिया, अब क्या? तो उसके बाद भी 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब डीप में बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल गेम है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना भी। अब आप जब बंदे को पकड़ा गया, बंदे को पकड़ते कैसे, हम लोग पैटर्न देखते हैं, हम देखते हैं कि अधिकतर कॉल कहाँ से हो रहे हैं, हॉटस्पॉट्स कहाँ पर है, फिर वहाँ पे ह्यूमन इंटेल इन्वॉल्व होता है, फिर उन घर आइडेंटिफाई होते हैं कि साहब यहाँ से हो रहा है, वहाँ जाके हम रेट डालते हैं, लोग उठा लेते हैं। अब कई बार उनके पास पैसा भी मिलता है, बैंक अकाउंट में भी पैसा मिलता है, जो हमें वहाँ पर दस्तावेज मिले, इजीली सॉल्व होने वाला चीज़ है। हाँ, लेकिन ऐसे ही करते हैं, सॉल्व ऐसे ही होता है। मतलब अगर ये मिल गया तो ठीक है, अगर मिल गया, अब पैसा मिल गया, लेकिन आप तक कैसे पहुंचे पैसा? भाई पैसा उस अकाउंट में पड़ा है, मेरा ही है, लेकिन अब मैं बैंक पुलिस को बोलूं कि मेरा पैसा दे दो, तो पुलिस नहीं दे सकती, पुलिस के पास राइट नहीं है। पुलिस को ये देखना पड़ता है कि इस अकाउंट पर कितने लोगों के क्लेम है। हो सकता है आपका भी फ्रॉड का पैसा, उनका भी हो, इनका भी हो। अब आपकी अकेले की कंप्लेंट है उनके पास, बट जब तक कोर्ट उसका निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि अब ये पुलिस कॉल ले लेगी तो फिर लोग कहेंगे पुलिस ने इसको तो दे दिया, उनको नहीं दिया, तो मामला कोर्ट चला जाता। तो अभी शायद एक अपग्रेड ये हुआ है लॉ में कि 50,000 तक का यदि अमाउंट है तो पुलिस कॉल ले सकती है, पर उसके ऊपर है तो फिर आपको कोर्ट से ही ऑर्डर लेके आना पड़ेगा और फिर आपको पैसा उस अकाउंट से वापस आएगा जो क्रिमिनल ने जहाँ पैसा ब्लॉक कर रखा है। आई थिंक इतने कॉम्प्लिकेशन में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लोगे, जो आपने बताया भी स्पेसिफिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो इंटरनेट पर, उसके लिए एक बार कॉशियस होकर उसे क्रॉस चेक कर लो। बिल्कुल, है ना। देखिए, क्रिमिनल कभी ऐसा नहीं हुआ, आप कोई भी एफआईआर उठा के देख लीजिए कि बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया अपने आप, या यूपीआई अपने आप हो गया, कोई चीज़ ऐसे कभी नहीं हुई। आप कोई भी एफआईआर कंप्लेंट उठा के देख लीजिए, हमेशा आपने खुद ही ट्रांसफ़र किया है, हमेशा आपने खुद ही आरटीजीएस किया, जैसे डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं। तो बैंक में जा के लोग पैसा पे करके आए हैं, लोन लेकर पैसा दे के आए हैं। अब ऐसे में बैंक क्या कर सकता है? बैंक आपको वार्निंग दे सकता है। अभी आप जब पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो ऐप के थ्रू, तो आपको बहुत वार्निंग आती है, कॉल भी आती है ना, कॉल भी आती है, उसमें कई बार पॉपअप भी आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट भी तो शिकार, मतलब अचानक से आप 5-10 लाख ट्रांसफर कीजिए अभी, तो उसमें क्लियरली कई बार मैसेज आता है, अपने होशो आवाज में कर रहे हो, हाँ, कि आप बिल्कुल आप ही करना चाहते हो। तो जब ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी लोग इग्नोर करें, या मैं आज भी बता रहा हूँ आपको कि डिजिटल अरेस्ट के इतने केसेस हो गए, और मैं किसी वर्कशॉप में जाके पूछता हूँ ना कि डिजिटल अरेस्ट कितने लोगों को पता है, तो 8-10 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ पता है साहब। क्या पता है सर? उसमें आपका ईमेल आईडी हैक हो जाता है, डेटा क्रिमिनल के पास होता है, और उस डेटा के बेस पे पैसा मांगता है। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि हम लोग हेडलाइन पढ़ते हैं और बाकी कहानी अपने आप बना लेते हैं। अक्सर लोग पूरी स्टोरी पढ़ते ही नहीं। आई थिंक सर वो स्टोरी बताने के लिए ही हम बंधन बैंक कनेक्ट लेकर भी आए हैं, और आई थिंक आज के एपिसोड में जिस तरह से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको हम शायद नेगलेक्ट करके चलते हैं, हम तो मानते हैं कि इससे सेफेस्ट कोई वे ही नहीं है, उसको हमने थोड़ा सा और डीप डाउन समझा और ये जाना कि उसमें भी रिस्क है, और वो रिस्क आप ही दूसरे के हाथ में ला के देते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बायोमेट्रिक्स को भी वाइजली यूज़ करें, और उसको भी टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी करते रहें, और आप उसको और सेफली और कॉशन के साथ यूज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स के संग गेम्स हैं, या जो मतलब एज ए फन इस्तेमाल होती हैं, कि आपके आइरिस स्कैन करके ये करके दिखाएंगे या वो करके दिखाएंगे, या आपके क्या कहते हैं, वॉइस क्लोनिंग करके दिखा देंगे। तो वॉइस क्लोनिंग भी आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है, या फिंगरप्रिंट। इस तरह की एक्सपेरिमेंट से बचें।
क्योंकि जब ये ऐप आपको इस तरह का कोई भले ही प्रैंक करने के लिए भी फैसिलिटी दे रही है, ये बेसिकली आपका डेटा चुरा रही है, और यदि वो डेटा गलत जगह चला गया ना तो वो आप पे भारी पड़ेगा. सो अवॉइड गिविंग इवन इन अ लाइटर नोट, आपको डेटा किसी को नहीं देना. सर आपने लाइटर नोट की बात करी है, तो होता क्या है कि आपके फ़ोन पे आपके फेस आईडी के साथ साथ आपकी बीवी का फेस आईडी भी होता है. बिल्कुल. तो उस केस में क्या करें? वो भी तो एक ब्रीच ही है, वो मानती नहीं है, वो कहती है मेरा फेस आईडी भी लगाओ इस पे. देखिए ऐसा है कि ये अनलॉफुल है. यदि कोई आपके फ़ोन को आपकी परमिशन के बिना एक्सेस करता है तो वो भी क्राइम है. अब आप लॉ सिखाएं जाके ऐसा हो सकता है. मैं लॉ मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई कल के दिन FIR तो हो सकती है. कोई फायदा नहीं है सर. बट वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित सर. आई थिंक इस एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ सीखा. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू लर्न मोर न्यू थिंग्स फ्रॉम यू. श्योर. थैंक यू रोहन. थैंक यू एवरीवन. कीप वॉचिंग अस. थैंक यू.